बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस चैप्टर नंबर 14 इज़ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट एंड एक्सप्लेन टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशंस। तो सबसे पहले जो बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं दीज आर एक्चुअली द बेसिक इक्वेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी हम जो हम काम करने जा रहे हैं ये सब काम हम कर रहे हैं बाय कंसीडरिंग अ सिचुएशन दैट वी आर डीलिंग विद अ फ्री स्पेस सच दैट देयर इज़ नो मैग्नेटिक और पोलराइजेबल मीडिया। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि दीज 4 इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस आर एक्चुअली 4। तो दीज 4 इक्वेशंस वर नॉट गिवन बाय द मैक्सवेल, but Maxwell equations are actually a combination of the 4 equations. First integrative Maxwell equation, actually this is the Gauss's law for the electrostatics. Second will be the equation for the Gauss's law for the electromagnetism, and third will be the Faraday's law of the electromagnetic induction. Fourth will be the equation for the Ampere's law. अभी जो हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इससे जो हमें मैक्सवेल इक्वेशंस हमें मिलेंगी दीज आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द कम्प्रिहेंसिव एंड द सिमेट्रिकल थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उससे फिर बाद में चल के आगे हम उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ऑप्टिक्स को, रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन को, माइक्रोवेव ओवंस को, मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन्स को और इस तरह के बहुत से फिनोमिना सिर्फ हम इसी के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलें फिर हम आएंगे काम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इंटीग्रेटिव इक्वेशन दैट इज़ द गॉसेस लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप सब लोगों को पता है कि गॉसेस लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इज़ व्हाट, दैट डील्स विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू Q over epsilon naught, or we can say that the electric flux is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Now the most important point here that we are dealing with a closed surface. तो जब closed surface की बात आती है तो फिर हम Q को भी जो है वो एक इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के थ्रू इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिर्फ यही की इक्वेशन हमारे पास नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और सरफेस वेक्टर सरफेस के थ्रू हम उसको डॉट प्रोडक्ट के थ्रू भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फाई ई दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एज ई डॉट डी ए, और यहाँ पर जो है ये हम लेंगे इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल विल बी अराउंड द होल क्लोज्ड सरफेस। और यहाँ पर क्यू को अगेन हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और द डेंसिटी, और वी कैन से दैट हेयर विल बी द वॉल्यूम इंटीग्रल, और यहाँ पे आ जाएगा रो डी वी। नाउ यू कैन सी दैट ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन वी आर हैविंग अ वॉल्यूम इंटीग्रल एंड ऑन द अदर साइड we are having a surface integral. So to create a uniformity on the both sides of the equation we have to convert this surface integral into the volume integral. तो हम कैसे करेंगे ये आप लोगों ने पहले अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है that now we have to apply our Gauss's divergence theorem on this side of the equation to convert this surface integral into the volume integral. चलिए जी, हमने यहाँ पर हमने Gauss's divergence theorem अप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल बन गया, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, साथ में इसका एरिया एलिमेंट, और यहाँ पर वही वाला पार्ट 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वी रो डी वी, ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साइड पर ले जाएंगे तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट और साथ में डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट बाहर एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जो कंक्लूड कर सकते हैं, so we can conclude that del dot E, or we can see divergence of the electric field minus rho over epsilon naught that is equal to 0, or in the end we can have the differential equation or the differential form of the first integrative equation that is equal to del dot E is equal to rho over epsilon naught. Now there is a conclusion that can be drawn from this result that on one you can see on one side there is a volume charge density and on the other side there is the electric field. So we can say volume charge density means it represents the presence of the charge. When there will be a charge, then there will be an electric field, or we can say that charge results electric field, and electric field is just only because of the charge. This is our conclusion that can be drawn from this equation. चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मौजूद होने का मतलब ये है कि वहाँ पर चार्ज भी ज़रूर है। So this was our first tentative equation. This is the differential form of the first tentative Maxwell equation.
Now come to the second point. Second equation is actually the equation for the Gauss's law for the electromagnetism. अब Gauss's law for the electromagnetism हमें क्या कहती है? Gauss's law for the electromagnetism हमें कहता है that the net magnetic flux of the magnetic field through a closed surface is zero. We suppose that we are having a closed surface. This law states that net magnetic flux through this surface is always zero. How can it happen? This means that the number of the magnetic field lines entering into the surface that must be equal to number of the magnetic field lines leaving the surface. So we can say, for example, if the 3 magnetic field lines are coming into the surface, then the same 3 will be going out of the surface. So there will be no net magnetic flux retained by the surface. So this is actually the simple explanation of the Gauss's for the electromagnetism. So now come towards the equation for the Gauss's law of the electromagnetism, that closed surface के थ्रू आपका magnetic flux जो होता है phi b, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं b डॉट डी ए से, that must be equal to 0. This is actually the mathematical representation or mathematical equation for the Gauss's law for the electromagnetism. तो यहाँ से हम आराम से यहाँ पर भी आप इसकी जो है कन्वर्ट कर सकते हो आप इसके सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बाय अगेन यूजिंग दी गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम. तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल और साथ में आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आएगी और ये इक्वेशन जो है एक वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गई. नाउ वी हैव सेड दैट वी आर हैविंग अ क्लोज सरफेस. दिस मीन्स दैट this volume differential volume element and this integral, the result that can't be equal to 0. So this means that the inner part, that is del dot b, that must be equal to 0. So we can conclude that del dot b is equal to 0. This is the second this is the differential form of the second Maxwell's tentative equation, and we can conclude something also from this. This can conclude that there can be no monopole. monopole कोई ऐसा अकेला exist जो नहीं कर सकता. monopole of magnet, monopole of magnet do not exist. This is the conclusion drawn from this. How we can say this? We can say this, suppose that you are having a magnet. Suppose that this is the magnet. This is the north pole and this is the south pole. This conclusion says that the magnetic field lines cannot be such that they are just leaving the surface. We have already know that magnetic field lines are actually in the curved form, in the circular form. This means that if this part, if this side is taken as the north pole and this side is taken as the south pole, then the magnetic field lines will be such that they are leaving this surface, and after covering a round trip they are entering on this side, south side. This equation says that alone no north and alone no south pole can exist. We always have a set of north and south pole. We can also conclude this thing that actually there is no south pole. They are just tags on the sides of the magnet. We have said that the वो साइड जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसको हमने नॉर्थ कह दिया, और जहाँ से राउंड ट्रिप लेके वो वापस एंटर होती हैं अब हमने उसको साउथ कह दिया. तो इस तरीके से एक मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ट्रिप और वो पूरा होता है. हम कभी भी अकेले मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ पोल को लेकर नहीं चल सकते, बिकॉज दे कांट एग्जिस्ट. एंड वी हैव प्रूव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट नो मोनोपोल ऑफ magnet cannot exist. This is the result of the second tentative Maxwell equation, and this is also the result of the Gauss's law for the electromagnetism. Now we are going towards the third tentative Maxwell equation, and that is actually the Faraday's law of the electromagnetic induction. Now the Faraday's law of electromagnetic induction simply states that there will be an induced EMF if we are having a rate of change of magnetic flux. Now we can see, and as you all know, that this EMF, although it is induced, but the EMF can be represented in terms of the electric field. So this induced EMF that can be written as the closed line integral
ई डॉट डी आर है, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई थिंक आप लोगों को रिमेंबर होगा, हम लोगों ने सेकेंड ईयर में एक इक्वेशन ड्राइव की थी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ द electric potential. So from that equation we can see that the induced EMF is actually equal to the closed line integral of the E dot dr. On this side of the equation, phi m can be expressed in terms of this equation, closed integral B dot dA. As we all know that the flux, whether it can be electric or magnetic, but that will be expressed as the field lines or the field strength and in a scalar product with the area element. तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस डी ओवर डी टी दैट विल बी द क्लोज सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। नाउ वी हैव express this induced EMF as the closed line integral of the electric field with the length element and this magnetic flux in terms of the magnetic field strength B and the area vector area dA. Now you can see that on both sides of the equation we are not having any uniformity. On one side we are having the area integral and the other side we are having a line integral. So जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा कि हमने गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया था, हमने एरिया इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट बाय यूजिंग द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम. एक्चुअली दैट इज द थ्योरम यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल इनटू द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इंटीग्रल बैक टू द सरफेस इंटीग्रल. बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज हियर द स्टोक्स थ्योरम. दैट इज द मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू कन्वर्ट द लाइन इंटीग्रल इनटू द सरफेस इंटीग्रल. तो यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस लाइन इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इनटू द सरफेस इंटीग्रल और यहाँ पे ये जो पार्ट बन जाएगा दैट विल बी द कर्ल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में डाइवर्जेंस में कन्वर्ट होता था, यहाँ पर हम कर्ल में कन्वर्ट करेंगे डॉट डी ए. नाउ यू कैन सी अ यूनिफॉर्मिटी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन दैट नाउ वी आर हैविंग द सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स. अब यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो चुकी है, आप बिल्कुल इसको अरेंज कर सकते हैं और जो अरेंज करके आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा दैट विल बी डेल क्रॉस ई प्लस डी बी ओवर डी टी दैट विल बी इक्वल टू 0. आप इसको नेक्स्ट भी मज़ीद भी अरेंज किया जा सकता है, डेल क्रॉस ई दैट इज़ इक्वल टू माइनस dB over dt. Now this is the differential form of the tentative Maxwell's third equation. This is the differential form of the tentative Maxwell's third equation, and this states that when there will be a rate of the change of the magnetic flux, so obviously it will create a electric field. जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. आज हमें पता है कि ऐसा होता है, हम लोग ये फिनोमेना पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन और वो काम कैसे करती हैं और वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट कैसे करती है, उसके पीछे क्या फिनोमेना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. बिकॉज मैक्सवेल इक्वेशन है बेसिक इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिस मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद द टाइम एंड इट इज़ क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी तक जो हमने काम किया है उसमें हम थोड़ा सा पार्ट अभी फ़िलहाल मिसिंग है एंड दिस विल बी कवर्ड बाय द फोर्थ टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन. अभी तक हमने जो काम किया है वो हमें बताता है कि जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगी. तो वो मतलब कि जैसी हमारी सीक्वेंस पीछे से चल रहा है, जो यूनिफॉर्मिटी चल रही है, जो सिमेट्री चल रही है, उस हिसाब से फोर्थ इक्वेशन में जो रिजल्ट आना चाहिए हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होनी चाहिए. चलिए हम देखते हैं कि फोर्थ इक्वेशन जो है वो हमें क्या बताती है. फोर्थ इक्वेशन टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन इज एक्चुअली द इक्वेशन फॉर द एम्पेयर्स लॉ. और एम्पेयर्स लॉ की इक्वेशन में क्या बताती है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द एम्पेयर्स लॉ इज दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर विच इज इनक्लोज्ड बाय द लूप, दैट इज कॉल्ड द एम्पेयर्स लॉ. दिस मीन्स दैट कि अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें देन वी आर हैविंग अ कंडक्टर जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और इसके इर्द गिर्द जो है वो हमने एक एम्पीरियन लूप जो है वो कंसीडर कर लिया. ये कंडक्टर बिल्कुल इसके सेंटर में से जो है वो पास हो रहा है. अब इस एम्पीरियन लूप के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारा एम्पेयर्स लॉ
उससे डील कर रहा है। और एम्पेयर्स लॉ ये कहता है दैट द लाइन इंटीग्रल of the magnetic field around the closed loop, इस closed loop के अराउंड जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसका लाइन इंटीग्रल लें then that will be the proportional to the करंट। प्रोपोर्शनल टू दी करंट आता है। जब प्रोपोर्शनलिटी आप खत्म करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, दैट विल बी द म्यू नॉट। दिस म्यू नॉट इज़ द permeability of the free space. So Ampere's law, the equation is closed line integral of B dot dr that is equal to mu naught I। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर आपके पास, और ये जो I जो है दैट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब करंट कंडक्टर कैसा होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी हैविंग अ सरफेस, उसकी कुछ विड्थ होगी, उसकी लेंथ भी है। दिस मीन्स दैट यहाँ पर सिंपल करंट को हम नहीं शो करेंगे, बट वी विल कंसिडर आ करंट डेंसिटी बिकॉज नाउ करंट इज ट्रैवर्सिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट, एरिया में से पास हो रहा है। तो यहाँ पर जो करंट आई है आप इसको लिख सकते हो एज लाइक दिस, म्यू नॉट आई की जगह पर हम करंट डेंसिटी करेंगे तो जे डॉट डी ए, जे इज़ नोन एज द करंट डेंसिटी। चलें जी, ऑन दिस साइड अगेन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास सरफेस इंटीग्रल आ रहा है और इस साइड पे आपके पास, इक्वेशन की साइड पे आपके पास लाइन इंटीग्रल है। अगेन हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे टू क्रिएट अ यूनिफॉर्मिटी टू कन्वर्ट द लाइन इंटीग्रल इनटू द सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी द सरफेस इंटीग्रल, और आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कर्ल ऑफ बी डॉट डी ए। आप इसको ज्वाइन कर लें, इसको मैनेज कर लें, तो आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी आपके पास सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे, और आपके पास ये आपके पास वेक्टर डिफरेंशियल वेक्टर एरिया आपके पास आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जी डेल क्रॉस बी दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट जे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ इस इक्वेशन में हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि अभी यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास कोई रेट ऑफ चेंज नहीं आ रहा। हम हालांकि हमारी जो प्रिडिक्शन थी, हमारी जो अजम्पशन थी वो कहती थी कि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस होना चाहिए, जबकि एम्पेयर्स लॉ क्लियरली हमें ये बात समझा नहीं पा रहा कि क्या ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, जबकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि हाँ जी ऐसा होता है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ सम मिसिंग टर्म ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन। नाउ इट इज़ क्लियरली इंडिकेटेड that there is some missing term on this side of the fourth iterative Maxwell equation, that is the Ampere's law. Inshallah, in the next lecture I will tell you that what are the symmetries of these equations and what are the asymmetries of these equations, and how we can insert the missing term over here by removing that asymmetry. अभी फ़िलहाल हम इसको जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन, वी आर दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 14, वी आर गोइंग टू ड्राइव द टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशन इज एक्चुअली अ सेट ऑफ द 4 equations and these are the basic equations of the electromagnetism. Actually we are doing this all work and by taking a situation or the condition that we are dealing with a free space and there is no magnetic or the polarizable media over here. Now the first equation, that is actually the Gauss's law for the electromagnetism. Gauss's law for the electromagnetism में क्या कहता है, that the rate of that the electric flux that is equal to q over epsilon naught, और जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है that is a differential form of the Gauss's law, del dot E is equal to rho over epsilon naught। और इससे जो हमने conclude किया that when there will be a charge there will be the electric field. This is the must necessary condition that when there will be a charge, when there will be a charge, whether it is moving or static, then there will be an electric field. Now the Gauss's law for the electromagnetism is the second tentative Maxwell equation. It states that the rate of the magnetic flux through the closed surface that must be equal to 0, and we have understood that if the incoming magnetic field lines are equal to the outgoing magnetic field lines, then obviously there will be no net magnetic flux through this surface. So we can conclude from this differential form of the Gauss's law for the electromagnetism that the no monopole of the magnet can exist. Monopole of the magnet do not exist. Now the third equation is actually the Faraday's law of the electromagnetism, which states that there is an induced EMF when there will be a rate of change of the magnetic flux, and by this derivation we
we are now at the differential form of the third tentative Maxwell equation, which states that when there will be a rate of the change of the magnetic field, there will be a production of the electric field over there. Now the fourth tentative Maxwell equation, that is Ampere's law, which states that the line integral of the magnetic field around a closed loop that is actually proportional to the amount of the current flowing through that conductor. हमने यहाँ पे ड्रा करके भी देखा कि कैसे, और एम्पीरियन लूप हमें चाहिए होगी, बिकॉज टू अप्लाई द एम्पेयर्स लॉ ऑन एनी सिचुएशन यू हैव टू ड्रा द एम्पीरियन लूप, और फिर आप उसके ऊपर जो है वो काम करते हैं. तो इसकी डेरिवेशन के बाद जो आपके पास नेट रिजल्ट आया, दैट इज डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे. जे इज़ द करंट डेंसिटी, और ये स्टेट करता है कि जहाँ जहाँ पर भी आपके पास करंट डेंसिटी होगी वहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगी. और इसको हम अब बिल्कुल सिंपली वर्ड्स में इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैन व्हेन देयर विल बी अ फ्लो ऑफ द चार्ज देन देयर विल बी एन मैग्नेटिक फील्ड. एक बात जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना. चार्ज की मौजूदगी से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है और चार्ज की मौजूदगी से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि चार्ज स्टैटिक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और चार्ज मूव करेगा यानी कि चार्ज जब करंट की फॉर्म में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. अब चार्ज तो चार्ज है, चार्ज की मौजूदगी ही ये सिर्फ जाहिर करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अगर चार्ज स्टैटिक है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर चार्ज मूव करेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज के मूव करने की सूरत में ही प्रोड्यूस होती है. दिस मीन्स दैट व्हेन द चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ द करंट, चार्ज इज मूविंग, व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज देन देयर इज अ करंट, एंड व्हेन देयर इज अ करंट देन देयर विल बी द magnetic field. So in the next lecture inshallah we will discuss the symmetries and asymmetries of these equations, and by removing and how we can remove that asymmetry to find out the missing term in this fourth equation, so that we can create a symmetry in these equations. now मैंने आपको बताया कि कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होनी चाहिए. तो ये काम जो है अब इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.